मेरे ख्याल से आप लोग सबको ही पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो रीड कर लेंगे while I'm explaining। अभी के लिए जिन्होंने रीड कर लिया है वो आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement, if true, strengthens the claim that the large construction sector have managed to get itself special privileges when it comes to environment norms of the country? क्वेश्चन किसमें, इससे रिलेटेड है या पैराग्राफ से? Skip it. Skip it till now. Let me explain after that you get it. Only two. Yes, remember one thing, question number 1 में आपको जो statements दिख रहे हैं, those are directly written in the past tense. Question number 2 में आपके जितने भी statements हैं, those are not written directly on the passage. They are implied in the passage. ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो वाला पैसेज का आपका स्टेटमेंट चाहिए। यस, आ गया? डिस्कशन नहीं करो, आंसर ही दो, ठीक है? उधर डिस्कस नहीं करो। यस, क्वेश्चन नंबर 3, 1 and 3, which is meant, what is meant by the phrase indirect form of public silencing? This phrase has been used directly in the passage. इसका क्या मीनिंग इम्प्लाई हो रहा है? Remember, meaning is not the literal meaning or the meaning that you are trying to guess. The meaning that is conveyed through the comprehension. जो comprehension में sentence use हुआ है, इसमें ये phrase use हुआ है, उसके according आपको answer करना है। 1 and 3. 1 and 3 only 3. इंटरनेट पे भी बताया गया पब्लिक साइलेंस। Okay. Question number 4. What qualities are discussed in the line? However, the project reports overlook the qualities. Yes, राजेश, मेरी आवाज जा रही है आप तक? नहीं जा रही है तो क्यों वहां बैठे हो? आगे आइए सब कोई। रोहित आ गया? कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर साइड होके बैठ जाइए, यहाँ पर बीच में 2-3 सीट्स खाली हैं। यस गर्ल्स, आप लोग तो बैठ सकती हैं इधर, 2 सीटें खाली हैं इधर। क्या हुआ? कौन सा? ओके। Question number 5. Which of the following are true as per the passage? Again, these 3 statements contain only 2. Few of the statements which are directly written in your comprehension. Yes, last benches, do not make noise. Okay, any other person who would give me an answer from your side? Okay. Okay, let me explain the passage first. पैसेज में जो चीजें लिखी गई हैं उनको एक बार आप ध्यान से देख लें, ठीक है? I'll explain each and every line for you so that you are able to understand what all things यहाँ पर discuss किए गए हैं and what all things are important as per the question prospects. And before I discuss that, let me tell you यहाँ पर major important चीजें आपको क्या चाहिए होती हैं comprehension के लिए. First of all, comprehension passage जब भी आप solve करते हैं, whenever you are solving a comprehension passage, remember कि हमेशा आंसर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही करना है। चाहे आप रियलिटी में उस आंसर को गलत मानते हैं, चाहे आपको लगता है कि फैक्चुअल प्रूफ जो है वो प्रेजेंट नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही करना है। कोई भी स्टेटमेंट जो यहाँ पर नहीं लिखा, हो सकता है कि वो रियलिटी में सच है, लेकिन अगर आपके पैसेज में मेंशन नहीं है तो आप उसे टिक नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? सेकेंड थिंग, पैसेजेस की एक बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं। जब भी आप पैसेज सॉल्व करेंगे, अगर आपका पैसेज, इफ यू आर रीडिंग द पैसेज एंड आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसेज पढ़ के समझ जाते हैं एटलीस्ट ओवरव्यू क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पैसेज होता है, अगर इस तरह का पैसेज आ रहा है जहां पर आप पढ़ के समझ जा रहे हैं कि उसमें क्या ओवरव्यू है, तो आपके आंसर्स रिलेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। In the sense, a little bit twisted questions will come, which are not directly from the comprehension.
अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बहुत ही टफ है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आई विल सेंड एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से कैट एग्जाम में जो आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, दैट इज वेरी टफ। उसमें आपको आधी बात समझ में ही नहीं आएगी, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर रीडिंग इन द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट आर रिलेटिवली अ लिटिल बिट इजियर फ्रॉम द अदर पैसेजेस, क्योंकि आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में ही मिल जाता है। इफ यू रिमेंबर द लाइन दैट यू हैव read फ्रॉम द पैसेज, तो आप वहां पर क्वेश्चन देख के आंसर वापस रेफर कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू, एंड आप आंसर कर सकते हैं बहुत आराम से। बट इट इज टाइम टेकिंग, दिस प्रोसीजर इज टाइम टेकिंग। अगर आपने कभी भी ऑनलाइन कोई एग्जामिनेशन दिया है जहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो आपको पता होगा उसमें डबल स्क्रीन्स रहती हैं, ठीक है। एक स्क्रीन पे आपको कॉम्प्रीहेंशन दिख रहा होगा, एक स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। दैट क्वेश्चन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि अगर एक कॉम्प्रीहेंशन से 6 क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द पेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सिर्फ पैसेज ही रहेगा। You can scroll up and down according to the size of the passage. लेकिन उसमें एक चीज रहती है कि आपको अगर टाइम सेव करना है, तो पहली बात आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की। तो अगर टाइम सेव करना है, सबसे इजियर मेथड होता है क्वेश्चन को पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जिस पैराग्राफ में रिलेटेबल डाटा आप फाइंड कर सकते हैं, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन एट द मोमेंट विदाउट एनी डिले। अंडरस्टूड? नाउ ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे, इफ यू हैव द प्रैक्टिस टू डू दैट, आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज विद इन 2 to 3 मिनट सॉल्व हो जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा सेविंग्स की जरूरत है इतने टाइम में पीरियड में। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज रीडिंग द पैसेज फर्स्ट एंड देन आंसरिंग द क्वेश्चन, इट विल टेक मिनिमम 5 मिनट्स टू यू फॉर सॉल्विंग, क्योंकि आपको 5 मिनट तो लगेंगे पढ़ने में ही, पैसेज को पढ़ के समझने में ही आपको 5 मिनट लग जाएंगे, दैट टू व्हेन यू आर वेरी फास्ट इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप थोड़े से भी स्लो हो जाते हैं, तो आपको 6 से 7 मिनट पढ़ने में लगेंगे और 2 से 3 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने में। दैट मींस अप्रॉक्स 10 मिनट्स आपका वेस्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो ये आपके लिए टाइम सेवर बन सकता है, अगर नहीं तो ये आपका टाइम बहुत ज्यादा ले सकता है, ठीक है। So, comprehension passage को आपको practice ही करना होगा, because there are certain things that appear in the comprehension. Comprehension में कभी भी आपको बहुत आप कह सकते हैं अनरिलेटेबल डाटा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा, जैसे ये दिल्ली, साउथ दिल्ली का एक केस यहाँ पर दिया गया है, दैट इज रिलेटेबल। ये जिस टाइम अपीयर हुआ था, जिस एग्जाम में अपीयर हुआ था, उस टाइम ये लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था। दैट मीन्स कि अभी अगर आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, आपको लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो इफ यू आर कीपिंग अप विद द न्यूज पर डे, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आर सेड देयर। एटलीस्ट आप वहां पर ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाते हैं पढ़कर, एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे सेंटेंस तक जाते जाते भूल जा रहे हैं कि क्या डिस्कस हुआ था, बेसिकली आपके माइंड में वो चीज सेट नहीं हो रही है इतने देर के लिए भी कि आप आंसर कर सके क्वेश्चन, तो इट इज मच बेटर कि आप एक तरफ क्वेश्चन रखिए, उसके साथ वाला आंसर पैराग्राफ अपना खोजिए और पढ़िए और फिर आंसर। अंडरस्टूड? That is much more easier. Even if it takes time, it will not take more than 5 minutes for you to do in this format. Understood? Now, coming up to the paragraph that I have sent you, let's take a look at that. यहाँ पर देखिए आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ्स आपको गिवन है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको 3 पैराग्राफ गिवन है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस भी रिटन फॉर्मेट में, ओरल फॉर्मेट में आप कम्युनिकेट करते हैं, you have 3 basic needs to fulfill: introduction, body and conclusion, right? तो ये 3 basic needs fulfill करने के लिए यहाँ पर 3 paragraphs introduce हुए हैं। That is the first one is your introduction. किस टॉपिक पे बात की जा रही है ये बताने के लिए आपको पहला पैराग्राफ लिखा गया है। सेकेंड पैराग्राफ इज फॉर दी फैक्ट्स। आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देंगे कि एक्चुअल फैक्ट्स इंक्लूडेड हैं आपके स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। थर्ड इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे क्या कंक्लूड निकला। एंड द सेकेंड थिंग ऑल्सो मेंशन हियर
कि यहाँ पर अपने राइटर ने अपना खुद का सजेशन दिया है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। यही 3 बेसिक चीज होती है जो आपको हर एक रिटन ओरल फॉर्मेट में कम्युनिकेट करना होता है जब आप लेंदी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। आर्टिकल लिखना है, ऐसे लिखना है, स्पीच लिखना है, डिबेट लिखना है, एवरीथिंग हैज टू बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अंडरस्टूड? समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हैं जो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हैं उससे? ऑलराइट, so if we take a look at the introduction, we have here एक केस है जहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक ऑर्डर दिया गया, एक अलायंस दिया गया कंस्ट्रक्शन करने का, which contains the destruction of 14 trees, 14,000 trees। यहाँ पर 14,000 trees को काटा जाना था इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। Now because those trees were very much, you can say, necessary for the environment of Delhi, तो वहां पर लोकल पीपल ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। एंड वो लोगों ने जो लोकल पीपल वर स्टार्टेड टू रिवोल्ट अराउंड दिस, ठीक है। उनकी वजह से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि 4 जुलाई तक यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को रोकेंगे। कैन यू टेल मी 4 जुलाई तक टेम्पररी रोकने का क्या मतलब था? यहाँ पर प्रोजेक्ट तो फिर भी चलेगा, पेड़ फिर भी कटेंगे 4 जुलाई के बाद, तो 4 जुलाई तक क्यों रोका? Yes, first to divert the interest of the public। 4 जुलाई तक मान लीजिए 20 दिन 30 दिन हो जा रहा है, कितना भी दिन हो जा रहा है, we do not know how much time duration it is, बट हमें ये पता है अगर एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, यानी कि they don't care about this, they will move on to the next process or next topic to discuss। और एक रीजन है, अगर because the judges are giving this time duration, ये time duration इसलिए भी मांगा जाता है या दिया जाता है कि इस ड्यूरेशन में वो एक अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। बात करने नहीं बोला है आप लोग तीनों को। अल्टरनेटिव फाइंड आउट क्या कर सकते हैं? हाउ टू नॉट डिस्ट्रॉय 14,000 trees, also they can find how they can actually convert it into a positive way। अगर वो 14,000 पीस काट भी रहे हैं तो भी वो एक तरीका ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे वो इसका कंपनसेशन दे सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है एक चीज लिखी गई है that all the trees that were being cut down for this project were matured। इसका मतलब क्या हुआ? बूढ़े हो चुके नहीं बच्चे, वो बड़े हो चुके हैं। दे आर एट द स्टेज ऑफ फ्रूट बेयरिंग और फ्लावर बेयरिंग स्टेज, ठीक है। आपको पता है हर एक ट्रीज या हर एक प्लांट का एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू प्लांट जो है वो 5 साल तक जमीन के अंदर ही रहता है, एंड आफ्टर 5 years of pure taking care of that plant, that will grow within few months और to 80 to 90 feet वो चला जाता है within few months। तो उसका ग्रोथ पीरियड क्या हुआ? 5 years, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड जब उसका 5 years तक आ गया, यानी कि 5 years 5 month पर अगर कोई उसे काटने जा रहा है तो क्या वो सही है? इट हैज ऑलरेडी बीन मेच्योर्ड। अगर जरूरत है तो काटो, ठीक है। अगर वो बूढ़ा हो गया है या वो उसका प्लांट सूखने जा रहा है या कोई काम है उससे, तब आप काटेंगे। अगर कोई प्लांट, आपको आम का भी पेड़ पता है तुरंत फ्रूट नहीं देता है, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। बनाना ट्री को भी टाइम लगता है उसमें फल आने के लिए, ठीक है। भले वो एक बार देता है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, केयर लगता है करने के लिए। तो अगर मैं उसे मेच्योरिटी पीरियड, यानी मान लीजिए कि वहां पर सीजन आने ही वाला है, बस बनाना का जो ट्री है उस पर फ्रूट लगने ही वाला है और उसी से पहले वो ट्री काट दिया जाए तो बुरा नहीं लगेगा? अगर मान लीजिए आपने अपने गार्डन में एक बनाना ट्री लगाया है, आपने 4-5 साल बहुत मेहनत की उस पे, एंड ही दैट प्लांट इज अबाउट टू बेयर द फ्रूट, और उसी टाइम उसको काट दिया जाए, कितना खराब लगेगा आपको? राइट और नॉट? आपकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, ठीक है। तो यही वजह थी कि बहुत सारे लोग उस पर रिवॉल्ट करने लगे, बिकॉज वो उस स्टेज पे आ गया था प्लांट जहां पर वो ट्री जो है वो फ्रूट बेयर कर सकता है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, आपको ऑलरेडी पता है दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वहां पर बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर इतने नंबर में प्लांट्स प्रेजेंट हैं, ट्रीज प्रेजेंट हैं। तो इतने
ज्यादा नंबर में एक साथ काटे जाने का मतलब है ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा डिक्रीज होना, यानी कि पोल्यूशन लेवल और ज्यादा बढ़ना। इस वजह से भी वहां पर रिवोल्ट हो रहा था। नाउ द स्टेटमेंट दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस पैराग्राफ, सॉरी बच्चे तुम ध्यान दो जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। However, the project reports overlook this quality. This is the question that has been asked. तो ये qualities जो mention की जा रही है, that is the qualities of the trees here mentioned. Importance of the trees in human life, in the ecological development or the balance in our society, environmental society. ठीक है, तो ये qualities यहाँ पर mention की जा रही है. Note down and you can answer the question later on if you have that question. Now, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया टॉपिक को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर फैक्ट्स बताने हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ द एसे और आर्टिकल। यहाँ पर बॉडी ऑफ द एसे या आर्टिकल में लिखा गया क्या है कि हमारे एनवायरमेंटल कंट्री में एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल नॉर्म्स? एनवायरमेंटल नॉर्म्स क्या होते हैं? सॉरी, मेजर्स क्या होते हैं? Some of the rules, principles to follow to protect the environment. तो ये रूल्स जो है, जो इनमें से यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल डिस्कस किया गया है कि जितने पेड़ आप काटेंगे फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, उतने ही पेड़ आपको लगाने भी होंगे। दिस इज वन ऑफ द नॉर्म्स दैट यू हैव टू टेक केयर व्हाइल कंस्ट्रक्शन। यस, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है सुनने में? अगर नहीं इंटरेस्टेड हो, अभी उठो और बाहर जाओ, ठीक है। बाहर जाके ठंडी हवा खा के आ जाओ, अभी निकल जाओ। तुम लोग को मेरे ही क्लास में भूख लगती है, प्यास लगती है, सब यही क्लास में करना होता है। जितनी गॉसिप है पूरा सुबह से इसी क्लास में निकाल देती है। बाहर निकल जाइए अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है, दैट इज द एग्जैक्ट नॉर्म्स दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर, दैट इज द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब कि जितने भी पेड़ आपने कंस्ट्रक्शन में काटे हैं, उतने ही पेड़ आपको लगाने भी हैं। वन ऑफ द नॉर्म्स। अनदर नॉर्म इज आपको हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर जो है उसका हाई कंजम्पशन नहीं करना। जितना लो हो सके उतना लो कंजम्पशन आपको करना है। वाटर कंजम्पशन कैसे होता है कंस्ट्रक्शन में? आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो बेस होता है उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक है, टू बेसिकली सेट इट वेरी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उतना वाटर कंजम्पशन जितना कम होगा उसमें, उतना वो प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या चीज है, दैट इज टू लाउड पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ हार्ट डिजीज, पीपल आर हैविंग हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ दैट। तो यानी कि आपको हर एक तरह के पोल्यूशन पे ध्यान रखना होगा। ऑल्सो वन मोर थिंग आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सारी ये चीज जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन दोनों ही फर्टाइल लैंड पे ही होता है, ठीक है। आप बैरल लैंड पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो बिल्डिंग जो रहेगी वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, एंड इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉर्मुलेट अ बेस इन दैट बैरल लैंड, ठीक है। इसी वजह से जो कंस्ट्रक्शन है और एग्रीकल्चर है, दोनों आपस में एक दूसरे के कंपेटिटर रहते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन भी जरूरी है। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन वी हैव टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, शेल्टर्स फॉर देम। ऑल्सो एग्रीकल्चर भी जरूरी है बिकॉज वी हैव टू हैव फूड फॉर आवर पॉपुलेशन। तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स, इतने सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स लगाए गए हैं ताकि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। But what things are not followed here, that is being discussed. Priyanka, at least concentrate here. If you can't, just go out. 2006 में यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म बिना डिटेल्ड रिपोर्ट के ही सबमिट कर दिए जाते थे और उनको अप्रूव कर दिया जाता था। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है उसके ऊपर पीपीटी बनाई जाती है, उसके ऊपर पूरा असेसमेंट बनाया जाता है जो कि इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। दैट मच यू नो। यही चीज कंस्ट्रक्शन में भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2006 में सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने से ही आपको अप्रूव कर दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए।
दिस वाज द रूल फ्रॉम 2006 और टिल 2006, ठीक है। अब यहाँ पर 2014 में लिखा गया है कि अगर आप किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस दी जाएंगी। दैट मीन्स आपको छूट दे दी जाएगी कि आप पे बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जितना किसी प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कंज्यूमर साइटेड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, उतना आपका इंस्टीट्यूट पे नहीं किया जाएगा। तो जितने भी स्कूल्स बनते थे, कॉलेजेस बनते थे, हॉस्टल्स बनते थे, उन सभी को बहुत ज्यादा कंसेशन दे दिया जाता है। Also, in 2016 there was some of the people, अगर ये रूल था कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2000 स्क्वायर मीटर के अंडर तक कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे देना है कि आप यहाँ पर 20,000 स्क्वायर मीटर का अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस एरिया के अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है जो स्टेट करता है कि आप एनवायरमेंटल लॉज फॉलो करेंगे, लेकिन उस पर कोई भी फर्दर रिपोर्ट नहीं ली जाती थी आपसे, ना ही उसको चेक करने के लिए कोई आता था, वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। आपको सिर्फ एक basically you just have to write down in a formal way that you are being held responsible if the environmental norms are not followed, लेकिन इसका कभी भी कोई जांच नहीं किया जाता। अंडरस्टैंड? एंड ऑल दीज थिंग्स जो फॉलो अप हो रहे थे, इन सभी की वजह से यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में कि अफॉरेस्टेशन, जो आपका कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन होता था, यानी कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी जगह पे जितने नए पेड़ लगाए जाते थे वो सारे सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि फर्स्ट थिंग दे वर नॉट जज्ड, उनको पूरी रिपोर्ट नहीं तैयार की जाती थी कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड थिंग, उनका केयर नहीं किया जाता था, उन्हें बस लगा के छोड़ दिया जाता था। There was nobody assigned to monitor all the growth or the surviving saplings. इसकी वजह से उसका सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा कम था। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग यहाँ पर लिखी गई है कि इन सभी चीजों के बावजूद जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा हल्के में लिया, किसी भी चीज पे कार्रवाई नहीं की। अंडरस्टूड? लास्ट में कंक्लूडिंग पार्ट में इन्होंने लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग हियर। कंक्लूजन में लिखा गया है कि जब रिवोल्ट किया लोगों ने अबाउट द 14,000 ट्रीज बीइंग कट, तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ यूनियन अर्बन डेवलपमेंट जो है उन्होंने कहा कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई। दैट मीन्स ही कम फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, ही सेड कि आपको लोगों को, यानी कि कॉमन लोग जो वहां पर हड़ताल कर रहे थे या कुछ भी रिवोल्ट कर रहे थे, उनको गलत इंफॉर्मेशन या झूठ बोला गया है कि यहाँ पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, उनका कोई कंपनसेशन नहीं भरा जाएगा या फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज उनको अफर्म कराने के लिए बस ये कह दिया गया कि आपको मिसलीड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर लिखा गया है कि आपको फ्री इंटरनेट है। दैट मीन्स इफ यू आर पेइंग फॉर द डाटा यू कैन एक्सेस एनी साइट ऑन द इंटरनेट, लेकिन आपके पास ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल डाटा नहीं आता। ठीक है, जो भी डाटा आता है तो फिल्टर होके आता है। जितने भी ऑफिशियल साइट्स हैं वो कभी भी राइट अमाउंट ऑफ डाटा प्रेजेंट नहीं करते, या फिर आपके पास प्रूफ नहीं होता है कि वो अमाउंट ऑफ डाटा राइट है। अंडरस्टूड? ऑल्सो यहाँ पर दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेजेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक्चुअल अथॉरिटी जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वो नहीं पता है आम जनता को। बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम जाके पूछे या स्टेट गवर्नमेंट से। अगर कोई पूछता भी है तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अथॉरिटीज, इस वजह से यहाँ पर जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। नाउ यहाँ पर राइटर ने अपने तरफ से क्या कंक्लूजन दिया है, दैट मीन्स द सोल्यूशन दैट ही थॉट वुड बी वेरी मच इफेक्टिव इन दिस केस, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों ने डिमांड किया है कि इंक्लूसिव वे में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इंक्लूसिव वे मतलब छोड़ दो, इंक्लूसिव वे मतलब यू हैव टू डेवलप इन अ वेरी सस्टेनेबल वे। आपको पता होगा कुछ साल पहले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ना सिर्फ यहाँ पर आप कह सकते डेवलपमेंट करना है, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, इसके साथ साथ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी छोड़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसे पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देना है सो दैट दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ एज वी हैव डन। तो इसी वजह से यहाँ पर इंक्लूसिव वे ऑफ डेवलपमेंट बोला गया है। सेकेंड सोल्यूशन क्या दिया गया है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं, सी हियर यहाँ पर अथॉरिटीज लिखा हुआ है, नॉट द गवर्नमेंट हु आर गोइंग टू, नॉट एग्जैक्ट गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दैट मीन्स कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय कर दे कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे उस पर रेगुलेशन करे, विजिटिंग करे, मॉनिटर करे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अंडरस्टूड? ऑलराइट, पैसेज समझ में आ गया सबको? कोई डाउट पैसेज में? यस, टेल मी व्हाट वर्ड्स आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? सैपलिंग्स मतलब छोटे पौधे, ठीक है। हाँ, कार्विंग का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है दैट यू आर हाँ कुछ निकालना, ठीक है। नहीं, जैसे लकड़ी को आप डिजाइन बनाते हैं जब, तो उसमें कार्विंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप सीमेंट पे या पत्थर पे कुछ डिजाइन बना रहे हैं, दैट मीन्स कार्विंग। तो यहाँ पर कार्विंग का मतलब होता है कि आप सबूत निकाल रहे हैं या सच निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Any other words that you don't understand? Yes, last benchers. कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आया पैसेज में? चलो अमन समझाएगा क्या पढ़ा। पूरा पैराग्राफ समझा दिया, आप एक दो लाइन तो बता ही सकते हो क्या पढ़ा। चलो अमन बताइए क्या क्या समझे पैसेज से। हाँ, क्या बता रहे थे दिल्ली रेजिडेंस के बारे में? क्या अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या किया? हाँ वैसे ही खड़े रहो। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लीजिए अगर नहीं पता है तो। That is statement number 1 is present there, that is sapling rate is very poor, also there is no adequate monitoring, that is statement number 2. 3 जो है वो आपका फंड वाला जो स्टेटमेंट है, that is not present in the comprehension. अगर वो सच भी है तो भी आपको यहाँ पर नहीं टिक करना है क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन में प्रेजेंट नहीं है। अंडरस्टूड? कान पकड़ो दोनों, कान पकड़ो, उधर उधर जिसको और कान पकड़ो दोनों। यस, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट में कहीं भी ये प्रूफ नहीं हो रहा है दैट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। थर्ड स्टेटमेंट में भी ये कहीं से आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि दैट इज फॉल्स और अलाइव। सेकंड स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट है उसका बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट है उसका आपको नाम दिया गया है स्मार्ट का और ग्रीन का, लेकिन वहां पर बहुत हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर हो रहा है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज द ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इनएडुकेट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग जो है वो ये कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट इस फ्रेज का मतलब ये है कि किस तरह इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को साइलेंस करा देता है। यहीं खड़े रहो। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है दैट इज ओपन एक्सेस ऑफ इंटरनेट, वो आपको पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन है कि आपके पास पूरा ओपन एक्सेस है इंटरनेट का, लेकिन क्या एक्सेस नहीं है? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 2। ऑल्सो स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि आपको कॉन्स्टेंटली ब्लेटेंट लाइज और फॉल्स बोले ही जाते हैं, जैसे कि आपने थर्ड पैराग्राफ में देखा, यूनियन मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्टर खुद आके कह रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, कि आपको मिसलीड किया गया है, इवन दो वी हैव ऑल द प्रूफ टू स्टेट द अगेंस्ट।
Understood? So statement number 2 and 3, that is option number, I think D is the answer. Question number 4, what qualities are being discussed in the line? However, the project report overlook these qualities. ये मैंने आपको समझाते टाइम ही बता दिया. That is the statement number D is the answer. The importance of trees in the environment and for people is the qualities that is being overlooked. Question number 5. Which of the following is or are true as per the passage? Statement number 1 यहाँ पर मेंशन नहीं है. Indefinitely का मतलब होता है हमेशा के लिए पोस्टपोन हो जाना, जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन है. आपको साफ साफ लिखा गया है प्रोजेक्ट आपका 4 जुलाई तक ही पोस्टपोन हुआ था. स्टेटमेंट नंबर 2 आपका पैराग्राफ नंबर 2 में मिल जाएगा. स्टेटमेंट नंबर 3 आपका पैराग्राफ 3 में मिल जाएगा. So option number D is the correct answer. All right. If you have any other question, you can go ahead and ask.